हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने बात किया था मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। हमने मैग्नेटिज्म के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में बात किया, मैग्नेट के बारे में बात किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में हमने बात किया, मैग्नेटिक डोमेन के बारे में बात किया, हमने हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में बात किया, या फिर आप बोल सकते हो हिस्टेरिसिस लूप के बारे में हमने बात किया। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में इतना क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको इसका रीज़न बताऊँ, जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी की पूरी बेस्ड है मैग्नेटिज्म के ऊपर। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग अगर क्लियर होता है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिकल मशीन समझना आपके लिए बहुत हद तक के आसान हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर आप देखो इंडक्शन मोटर ले लो, डीसी मोटर ले लो, या फिर ट्रांसफार्मर ले लो, या फिर अगर आप अपनी सिंक्रोनस मशीन ले लो, ऑल्टरनेटर ले लो, यहाँ पर ये मशीनों की प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल दूँ, जब हम लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में हम लोग देते हैं एसी करंट, जिसकी वजह से जनरेट होती है आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए आपका मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि रोटेट कर रही होती है, रोटेशनल मोशन वाली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है 3 फेज़ एसी सप्लाई की वजह से। तो यही रीज़न की वजह से हमने कंसिडर किया था मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर आप देखो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखो, तो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता क्या है, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है करंट। तो यहाँ पर सारा का सारा जो खेल है वो है मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिज्म का। यही रीज़न की वजह से हमने बात किया था मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इससे पहले हमने बात किया था। सिमिलरली आगे आप देखो, आप मैग्नेटिक सर्किट पढ़ोगे जिसमें आप पढ़ने वाले हो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स का किस तरीके से फ्लो होता है, फैराडे लॉ के बारे में आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद लेंजेस लॉ के बारे में पढ़ोगे, लॉरेंस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ोगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मैग्नेटिज्म के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। और यही रीज़न की वजह से इससे पहले वाली वीडियो हमने जो बनाया था वो 1 आवर की थी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए। अभी हम लोग मैग्नेटिज्म या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत और बातें करेंगे, थोड़ा बहुत और हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे, राइट। फिर उसके बाद ये वीडियो के बाद हम लोग लॉस के बारे में बात करेंगे, बेसिक जो हम लोग जो लॉ यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैराडे लॉ हो गया, लेंजेस लॉ हो गया, फिर उसके बाद लॉरेंस प्रिंसिपल हो गया। तो ये जो लॉ है, या फिर आप बोल सकते हैं लॉरेंस लॉ, ये जो लॉ है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लॉ को अगर समझ जाते हो तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिकल मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको समझना आपके लिए बहुत हद तक के आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी डीसी मशीन से, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन करने के लिए आपको 3 मटेरियल चाहिए होता है। टू डिज़ाइन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन दिस 3 मटेरियल आर यूज। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को बनाने के लिए आपको तीन मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देख लियो तो आपका मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो अगर आप देखो आरआरबी, एएलपी हो गया, फिर उसके बाद अपना एसएससी हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर में जो सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें साइंस से मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखो और अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सीबीटी 1 में जो साइंस के जो क्वेश्चन होंगे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मटेरियल होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को बनाने के लिए। पहला जो मटेरियल होता है वो होता है कंडक्टिंग मटेरियल, दूसरा जो मटेरियल होता है वो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, और तीसरा जो मटेरियल होता है वो होता है मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंडक्टिंग मटेरियल, ये कंडक्टिंग मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग इसलिए कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमारे कंडक्टिंग मटेरियल में करंट का फ्लो हो, राइट। करंट का फ्लो करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल। सिमिलरली इंसुलेटिंग मटेरियल का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, करंट के फ्लो को रोकने के लिए, करंट के फ्लो को लिमिट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में ऑब्वियसली करंट का फ्लो होगा, राइट। तो करंट का फ्लो करवाने के लिए आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, आपको चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली दूसरा जो मटेरियल है वो इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जितना इंपॉर्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल का उतना ही इंपॉर्टेंस इंसुलेटिंग मटेरियल का भी है। इनफैक्ट अगर ये इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होता, इंसुलेटर नाम की अगर कोई चीज़ नहीं होती इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो शायद ही इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज़ कर पा रहे होते, शायद ही जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर पा रहे होते,
राइट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको यूटिलाइज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर कहीं पे भी आपको यूज़ करना है, तो ये इंसुलेशन या फिर आप बोल सकते हो इंसुलेटिंग मटेरियल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल अगर नहीं होता तो शायद ही आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पा रहे होते। तो इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जो करंट है उसके फ़्लो को लिमिट करने के लिए, करंट के फ़्लो को रोकने के लिए। अगर आप देखो, अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन बनाओगे तो आप क्या चाहोगे कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसके पार्ट में, उसका जो मतलब जो एक्सटर्नल जो पार्ट है, एक्सटर्नल जो बॉडी है, उसमें करंट का फ़्लो ना हो। अगर उसमें अगर करंट का फ़्लो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो पंखा, पंखा भी एक तरीके की इलेक्ट्रिकल मशीन है, फ़ैन भी इलेक्ट्रिकल एक तरीके की इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो जब आप फ़ैन डिज़ाइन करोगे, जब आप फ़ैन बनाओगे एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आप क्या चाहोगे कि जो फ़ैन है उसके अंदर करंट फ्लो हो, अंदर की वाइंडिंग में करंट फ्लो हो। आप ऐसा चाहोगे कि जो फ़ैन है उसके ब्लेड में भी करंट फ्लो। ऑब्वियसली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर फ़ैन के ब्लेड में अगर करंट फ्लो हो गया और अगर वो ब्लेड को अगर कोई टच कर लिया, तो ऑब्वियसली अगर वो ब्लेड के कोई कॉन्टैक्ट में आ गया तो ऑब्वियसली उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो जो वाइंडिंग है उसमें ही हमारा करंट फ्लो होना चाहिए, फ़ैन की वाइंडिंग में ही करंट फ्लो होना चाहिए। तो फ़ैन की वाइंडिंग में ही करंट फ्लो करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। जब हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करेंगे तो जो करंट होगा वो आपके फ़ैन की वाइंडिंग में ही फ्लो होगा और बाकी किसी पार्ट में फ्लो नहीं होगा, राइट। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। अगर आपको करंट के फ्लो को लिमिट करना हो तो आप यूज़ करोगे इंसुलेटिंग मटेरियल। सिमिलरली इंडक्शन मोटर आप बना रहे हो, तो इंडक्शन मोटर की बॉडी में हम लोग क्या चाहते हैं कि करंट फ्लो ना हो। इंडक्शन मोटर की बॉडी में अगर करंट फ्लो होगा और कोई इंडक्शन मोटर को आके टच कर लिया तो ऑब्वियसली उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो करंट के फ्लो को हमें लिमिट करना और हम लोग चाहते हैं कि इंडक्शन मोटर की जो बॉडी है उसमें करंट फ्लो ना हो, तो आप क्या लगा दोगे? इंसुलेशन लगा दोगे, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दोगे वाइंडिंग के बीच में और इंडक्शन मोटर की बॉडी के बीच में, आउटर फ्रेम के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दोगे, जिसकी वजह से आउटर बॉडी में करंट फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट होती है? जैसे कि हमने बात की इलेक्ट्रिकल मशीन में जो मैग्नेटिज्म है या फिर आप बोल सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं समझता, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझती रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लो है उसे करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को लिमिट करने के लिए, तीसरा जो मटेरियल है वो है मैग्नेटिक मटेरियल, ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या फिर जो बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके फ्लो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। जैसे करंट फ्लो होता है ना, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का भी फ्लो होता है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे आगे। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नहीं समझता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करते हुए चलो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में और थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था मैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल थे। डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा मटेरियल था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा जो मटेरियल था वो था पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हमने मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात किया था, मैग्नेटिक डोमेन के बारे में बात किया था, कॉम्बिनेशन होता है नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का। यहाँ पर हमने बात किया था डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। डायामैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट कंटेन डायपोल इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी कैन ऑल्सो सी इन डायामैग्नेटिक मटेरियल देयर इज नो मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इससे पहले हमने बात किया है, मगर ये तीनों मटेरियल के बारे में और कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायामैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट कंटेन डायपोल इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें मैग्नेटिक डायपोल नहीं होते, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक डोमेन नहीं होते, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो डायामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डोमेन का मतलब कुछ इफेक्ट नहीं होता है जब तक कि हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में ना रखें। वी कैन ऑल्सो सी इन डायामैग्नेटिक मटेरियल देयर इज़ नो मैग्नेटाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने आपको बोला डायामैग्नेटिक मटेरियल में कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता। जब हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल में किसी भी तरीके का मैग्नेटिज्म नहीं होता अनटिल एंड अनलेस हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे। सो वी कैन ऑल्सो से डायामैग्नेटिक मटेरियल में कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता जब तक कि हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल को कोई मैग्नेटिक फील्ड में ना रखें। जब हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा उसमें मैग्नेटिज्म आपको दिखेगा। और हमने बात किया था डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, राइट है। जब हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फोर्स, जो कि होता है मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स। और वो जो मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, क्योंकि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है इसमें जो मैग्नेटिक डोमेन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है।
But when diamagnetic material is placed in an external magnetic field, then dipole in material orient themselves in the opposite direction of magnetic field. जैसे कि हमने डिस्कस किया, डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और वो जो मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है क्योंकि मैग्नेटिक डोमेन की डेंसिटी कम होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल में। इसका रीज़न ये होता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो रिपल्शन फोर्स इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके बारे में हमने कल बात किया था। सिमिलरली diamagnetic material has negative susceptibility and has relative permeability less than 1। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है, और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 1 के कंपैरिजन में कम होती है। तो डायमैग्नेट, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन कर लेना। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग शो करते हैं काई एम से, राइट। और जो परमिएबिलिटी होती है वो 1 के कंपैरिजन में कम होती है। सिमिलरली बात कर लेते हैं और थोड़ा बहुत। डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विच इज़ नेगेटिव एंड हैज़ रिलेटिव परमिएबिलिटी विच इज़ लेस देन 1। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो 1 के कंपैरिजन में, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 0 के कंपैरिजन में कम होती है। एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी विच इज़ लेस देन 0, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 0 के कंपैरिजन में कम होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायमैग्नेटिक मटेरियल को क्रॉस करते हुए आजू बाजू से निकल जाएंगी। इसके बारे में भी हमने बात किया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स विल गेट डाइवर्ज व्हेन इट ट्रैवल्स अक्रॉस डायमैग्नेटिक मटेरियल। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल के अक्रॉस ट्रैवल करेंगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड हो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड क्यों इस तरीके से डाइवर्ज हो जा रही है, इसका जो रीज़न है वो सेम है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल कंसीडर करें, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, वाटर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये एग्जांपल होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के। डायमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि हमने डिस्कस किया, डायमैग्नेटिक मटेरियल मैं यहाँ पर फटफट पढ़ते जाऊँगा, एक एक जो स्टेटमेंट है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हमने पढ़ा है। डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन फोर्स रिमेन लो, जो मैग्नीट्यूड होगा रिपल्शन फोर्स का वो कम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक डोमेन की जो डेंसिटी होती है वो कम से कम होती है। इसके बारे में हमने बात किया है। तो अभी आ जाते हैं दूसरे वाले मटेरियल पे जो कि है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, जैसे कि हमने बात किया था पैरामैग्नेटिक मटेरियल और ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है दोनों में मैग्नेटिक डोमेन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। मगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कि उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। यही रीज़न की वजह से जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोनों में बेसिक डिफरेंस ये कि डायमैग्नेटिक मटेरियल दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ ये कि डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोनों में जो मैग्नेटिक डोमेन है उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। दोनों में ये सिमिलरिटी। अगर डिफरेंस के बारे में बात करें, डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। मगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। और यही रीज़न की वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वह एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स। और दोनों केसेस में दोनों मटेरियल में पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल दोनों में जो मैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है, क्योंकि दोनों में मैग्नेटिक डोमेन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक डायपोल ऑलरेडी एग्जिस्ट ड्यू टू स्पिन ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझा तो आप स्किप कर सकते हो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, राइट।
यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमने एक नया और एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया है। अगर आपको ये नहीं समझना है तो आप स्किप कर सकते हो। आप ये वाला कॉन्सेप्ट एज्यूम करते हुए चल सकते हो कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें भी मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, डाया में भी मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, और डाया में जो पैरा में और डाया में दोनों में जो मैग्नेटिक डोमेन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। और जैसे कि मैंने बोला फोर्सेस के बारे में, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, उसके बारे में अब जो मैं आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया आप वो नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको एडवांस में और अगर समझना है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमें पता है, ड्यू टू स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से। इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल विल रिमेन रैंडम। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो ओरिएंटेशन होगी मैग्नेटिक डायपोल या फिर आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक डोमेन की, वो रैंडम होगी जब तक कि आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हो। When paramagnetic material is placed in external magnetic field, an electric dipole will align in the direction of external magnetic field. तो जब हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते तो जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वो रैंडम होता है। जब इसको हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जो मैग्नेटिक डोमेन का जो अलाइनमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होते हैं। एज डायपोल इज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो डायपोल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुए, जिसके वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स रिमेन लो ड्यू टू लेस डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैग्नेटिक डायपोल की अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। किसी भी मटेरियल पर जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो डिपेंड करता है मटेरियल में मैग्नेटिक डोमेन कितने। मैग्नेटिक डोमेन की डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक डोमेन की डेंसिटी अगर कम होगी वो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज़ पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें हमें पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, वो पॉजिटिव होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल कंसीडर करें, टंगस्टन हो गया, फिलामेंट हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल होते हैं। अभी आ जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर उसके बाद फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। अगर आप देखो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, उसमें आपको बेसिकली मिलेगा आर्मेचर कोर, ट्रांसफार्मर में आपको मिलेंगी ट्रांसफार्मर कोर, इंडक्शन में आपको मिलेंगी स्टेटर वाइंडिंग। तो यहाँ पर जितने भी जो कोर होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के, जितने भी जो कोर होते हैं, कोर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग को लपेटते हैं। तो जो कोर होती है वो बेसिकली बनी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, या फिर आप बोल सकते हो फेराइट की। तो हमने बात किया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक डोमेन होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत सारी होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक डोमेन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। उसके वजह से होता क्या, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें जो मैग्नेटिक डोमेन है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हमने पढ़ा है, राइट। एक्चुअली जो इससे पहला मैंने जो वीडियो जो अपलोड किया था मैग्नेटिक मटेरियल की, ये मैंने बहुत पहला अपलोड किया था। अभी जो रिसेंटली मैं जो वीडियो जो बना रहा हूँ ये रिसेंटली मैं अपलोड कर रहा हूँ, राइट। इससे पहले आपने देखा होगा मैग्नेटिज्म प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने मैग्नेटिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ ऑलरेडी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कैन से लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। When ferromagnetic material is placed in external magnetic field, then it will experience a force which is attraction force. Magnitude of attraction force is high due to more number of electric dipole. Iron, nickel, cobalt are the example of ferromagnetic material. Iron, nickel, cobalt ये example होते हैं ferromagnetic material के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, जैसे कि हमने पहला डिस्कशन किया था कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल के अक्रॉस जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास होती है तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। मगर जब ये पैरामैग्नेटिक और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास होती है तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो कन्वर्ज हो जाती है। आई होप आपको डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का मतलब पता होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से कन्वर्ज हो जाती है, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल एक्सपीरियंस फोर्स विच इज अट्रैक्शन फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज हाई ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, या फिर मैग्नेटिक डायपोल, या फिर बोल सकते हो मैग्नेटिक डोमेन।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल कंसिडर करें, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो ये एग्जांपल होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो कोर होती है इलेक्ट्रिकल मशीन की, वो किससे बनी होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। नोट डाउन कर लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। जो कोर होती है इलेक्ट्रिकल मशीन की, बनी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, या फिर आप बोल सकते हो फेराइट से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो जीरो के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। जो डाया था उसमें जो ससेप्टिबिलिटी थी वो नेगेटिव थी, पैरा में ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है। मगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जीरो से, और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कन्वर्जेंस के बारे में, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अभी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कोई मटेरियल है और वो जो मटेरियल है उसको हम लोग कर रहे हैं मैग्नेटाइज। अब मटेरियल को किस तरीके से मैग्नेटाइज करेंगे? मान लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये मटेरियल को हम लोग किस तरीके से मैग्नेटाइज करेंगे, इससे पहले हमने बात किया था। मटेरियल लेंगे, उसके ऊपर हम लोग लगा दें वाइंडिंग, और हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ऑल्टरनेटिंग करंट वो वाइंडिंग में, जिसके वजह से होगा क्या, जो मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पर हमने बात किया था आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में, किस तरीके से कोई भी मटेरियल को हम लोग बनाते हैं मैग्नेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी भी मटेरियल में, यहाँ पर किसी भी मटेरियल में जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर देते हैं, मगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो करने के बाद भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। When magnetic material is removed out from external magnetic field, जब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से निकाल देते हैं, और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर मटेरियल का अगर नॉन जीरो होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से हमने क्या समझा? जब हम लोग किसी भी मटेरियल का मैग्नेटिज्म पूरी तरीके से ज़ीरो कर देते हैं, या फिर किसी भी मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से निकाल देते हैं, मगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में निकालने के बाद भी अगर आपका मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, किसी चीज़ को रिपेल कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसका आप क्या बोलोगे? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलोगे। जब मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग निकाल देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर मटेरियल का अगर नॉन जीरो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वैन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम लोग शो करते हैं बी और ऊपर वेक्टर की साइन। वैन मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से निकाल देते, या फिर जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रख देते, देन ऑल्सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। उसके बाद भी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर आप बोल सकते हो रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ये टर्म रेसिडुअल आ गया, इसका मतलब मटेरियल का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा नॉन जीरो होगा, मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में से निकालने के बाद भी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसी को ही लेते हुए हमने कुछ इस तरीके से हिस्टेरिसिस कर्व बनाई थी, राइट। हिस्टेरिसिस कर्व में हमने बात किया था, जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है सैचुरेशन पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो भी होता है सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो आपको जो कर्व जो दिखाई दे रही है, जो कर्व होती है इसको हम लोग बोलते हैं वर्जिनल कर्व। यहाँ पर ये सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, इससे पहले हमने बात किया था। सैचुरेशन पॉइंट किसी भी मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कर सकते हो, या फिर किसी भी मटेरियल को आप मैग्नेट बना सकते हो एक पर्टिकुलर लिमिट तक के। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो जो मटेरियल होगा वो और ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट के बाद मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाता, राइट। सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो मटेरियल है वो अपना और मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर पाता। सैचुरेशन पॉइंट तक के मटेरियल अपना मैक्सिमम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, जितना हो सके मटेरियल जितना मटेरियल से हो सकता है मटेरियल अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा सैचुरेशन पॉइंट से पहले। मगर सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो मटेरियल है वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं शो करेगा, मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा कांस्टेंट। इसको हम लोग टेक्निकली ऐसा बोल सकते हैं, सैचुरेशन पॉइंट पर जो मटेरियल है उसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है और नहीं इंक्रीज़ कर पाता है। सिमिलरली बात कर लेते हैं, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैग्नेटो रेस्ट्रिक्शन। अब ये मैग्नेटो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, नॉट मैग्नेटो रेस्ट्रिक्शन, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। तो ये टर्म का मतलब क्या होता है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके डायमेंशन में जो चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। In case of transformer, alternating magnetic field is present. Due to this alternating magnetic field, core of transformer expands and compresses in alternating cycle. यहाँ पर ट्रांसफार्मर के केस में होता है कि हमें पता ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। इससे पहले हमने बात किया था एसी एनालिसिस में, एसी सर्किट एंड एनालिसिस में हमने बात किया था ट्रांसफार्मर के बारे में कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें बेसिकली होती है ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता क्या है, ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो बार बार कंप्रेस होते रहता है, एक्सपांड होते रहता है। कंप्रेशन एक्सपेंशन हमें दिखाई देता है ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ट्रांसफार्मर। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉइस, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हमिंग नॉइस। राइट, तो ये स्टेटमेंट आपको यही बोल रहा है, जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन से, यहाँ पर ये जो डायमेंशन में जो चेंज होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डायमेंशन में जो चेंज होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। और उससे एसोसिएटेड जो एक हमारे पास एग्जांपल है उसको हमने यहाँ पर शो किया। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ड्यू टू दिस ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सपांड एंड कंप्रेस इन ऑल्टरनेटिंग साइकिल। Due to this expansion and contraction of core, mechanical vibration produces in the form of humming noise। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, note that किसी भी कोई भी जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने तीनों मटेरियल के बारे में बात किया, डाया, फेरो, फिर उसके बाद हमने बात किया पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया। एक और एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में जो डायपोल होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ पर ये मैग्नेटिक डोमेन में जो एरो का जो हेड होता है वो हमें इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल, और जो टेल होता है वो हमें इंडिकेट करता है साउथ पोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो मैग्नेटिक डोमेन है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, जिसके वजह से होगा क्या, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेंगी कौन से मैग्नेटिक डोमेन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी मैग्नेटिक डोमेन के डायरेक्शन में होगा जिस मैग्नेटिक डोमेन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो मैग्नेटिक डोमेन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैग्नेटिक डोमेन आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये वाला मैग्नेटिक डोमेन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। राइट, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में जो बनेगी वो डायरेक्शन वो उसी के डायरेक्शन में होगी जिस डायपोल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल हैविंग मोर मैग्नीट्यूड। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में वो वही डायपोल के डायरेक्शन में होगी, वही मैग्नेटिक डोमेन के डायरेक्शन में होगी जिस मैग्नेटिक डोमेन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। राइट, यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर करें, यहाँ पर ये वाला मैग्नेटिक डोमेन, ये वाला मैग्नेटिक डोमेन, ये वाला मैग्नेटिक डोमेन, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जो मैग्नेटिक डोमेन जा रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, मगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो मैग्नेटिक डोमेन जा रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में, उसका जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो डिपेंड करेंगी कौन से मैग्नेटिक डोमेन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में हमने बात किया था इससे पहले। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की वो कम होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में। तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल की वो कम होती है इन कंपैरिजन विद द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है किसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, फेरी की या फिर फेरो की। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो कम होती है। मगर ये जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होती है वो कम होती है। और यही रीज़न की वजह से जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो एप्लीकेशन होता है हाई फ्रिक्वेंसी लो पावर ट्रांसफार्मर में होता है। तो यहाँ से अभी हम लोग बात कर लेते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज हो जाए, कोई भी मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आसानी से जीरो हो जाए और नॉन जीरो हो जाए, ऐसे जो मटेरियल होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट डैट मटेरियल विच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, मटेरियल जो कि आसानी से मैग्नेटाइज हो सकते हैं और डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं, ऐसे जो मटेरियल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम लोग एग्जांपल कंसीडर करें,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, तो ये एग्जांपल होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सॉफ्ट ये जो हमने जो फेराइट जो जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, मशीन की जो कोर होती है वो हम लोग कैसा बनाते हैं, फेराइट मटेरियल से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली आप एज्यूम कर सकते हो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आपको जब आप देखोगे बुक में ऐसा लिखा होगा कि जो कोर होता है ट्रांसफार्मर का कोर नहीं, इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर हम लोग देखें अपना इंडक्शन मोटर हो गई, डीसी मोटर हो गई, तो यहाँ पर ये जो कोर होता है हमारे मशीन का बेसिकली बना होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, सॉफ्ट फेराइट से बना होता है। आप देखना आपको लिखे मिलेगा टर्म सॉफ्ट फेराइट से। सॉफ्ट फेराइट से इसलिए बना होता है क्योंकि जो सॉफ्ट फेराइट है वो आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। तो यहाँ से हमने बात किया सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए, ऐसे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अभी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाते। जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट, ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो बेसिकली हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेटिक मटेरियल विच आर हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटिक मटेरियल जो कि हार्ड है, बहुत मुश्किल है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना। मैग्नेटिक मटेरियल जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, जिस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है, ऐसे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल विच आर हार्ड, मतलब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आसानी से अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते और आसानी से अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को लूज़ भी नहीं करते, तो ऐसे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नेटिक मटेरियल विच आर हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज इज नोन एज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट हो गया, जो परमानेंट मैग्नेट एग्जांपल होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का। जैसे कि हमने बात किया था इलेक्ट्रिकल मशीन के केस में हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, राइट। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं कोएर्सिव फोर्स के बारे में। लास्ट हमने वीडियो में बात किया था कोएर्सिव फोर्स के बारे में। अब ये कोएर्सिव फोर्स क्या होता है? कोएर्सिव फोर्स इज फोर्स विच विल रिमूव मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। कोएर्सिव फोर्स ये एक ऐसा, अगर किसी मटेरियल का अगर आपको मैग्नेटाइजेशन अगर आपको ज़ीरो करना है, किसी मटेरियल का अगर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर ज़ीरो करना है, तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगा जो कि होगा कोएर्सिव फोर्स। कोएर्सिव फोर्स इज नीडेड टू मेक मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल ज़ीरो। कोएर्सिव फोर्स इज फोर्स विच रिमूव मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। कोएर्सिव फोर्स होता है जो कि मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन को रिमूव कर देता है। फॉर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कोएर्सिव फोर्स इज लो। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो कोएर्सिव फोर्स होता है वो लो होता है, क्योंकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये रीज़न की वजह से अगर हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व देखें सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की, इससे पहले हमने बात किया था, यहाँ पर ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की हिस्टेरिसिस कर्व और यहाँ पर ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की हिस्टेरिसिस कर्व। यहाँ पर ये हिस्टेरिसिस कर्व ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हिस्टेरिसिस कर्व ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो हमें जो लाइन जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें जो लाइन जो दिखाई दे रही है, इसको ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो कोएर्सिविटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है बहुत कम है, ये जो गैप है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पर जिस भी मटेरियल का हमने ये जो हिस्टेरिसिस कर्व जो बनाया, वो जो मटेरियल है वो आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर हमने सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का हिस्टेरिसिस कर्व बनाया है, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की हिस्टेरिसिस कर्व में हमें जो कोएर्सिव फोर्स हमें जो दिखाई दे रहा है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। कोएर्सिव फोर्स सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के केस में कम होता है। इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है वो आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सिमिलरली अगर आप देखो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का आप अगर हिस्टेरिसिस कर्व देखो, तो हिस्टेरिसिस कर्व में बहुत अच्छे की क्लियर है कि आपको जो कोएर्सिव फोर्स आपको जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो गैप जो दिखाई देता है यही हमें इंडिकेट करता है कोएर्सिव फोर्स, यही हमें इंडिकेट करता है कोएर्सिव फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है इसमें जो कोएर्सिव फोर्स हमें जो दिखाई दे रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में कोएर्सिव फोर्स ज़्यादा होता है और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में कोएर्सिव फोर्स कम होता है। यहाँ से एक और चीज़ हमने सीखी, ये जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फिर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है वो बहुत पतला होता है, मगर जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है वो बहुत मोटा होता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट आप ऐसा मेमोराइज़ करके जाओ, ऐसा याद करके जाओ कि आप बिल्कुल भी भूल ना सको। न्यूमेरिकल की बात अलग है, न्यूमेरिकल बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, मगर न्यूमेरिकल भी इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की भी, हम लोग सीरीज़ लेके आएंगे आगे। तो यहाँ पर ये जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप इसको ऐसा याद रखो ना, जैसे कि जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का थिन होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का थिक होता है। आप इसको ऐसा मेमोराइज़ करो, ऐसा आप इसको समझो कि अगर आपको कोई 10 साल के बाद भी पूछता है ना तो आप इसका आंसर देने के लिए कैपेबल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में जो हिस्टेरिसिस लूप होता है बहुत पतला होता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के केस जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो मोटा होता है। ये स्टेटमेंट आप मत कंसिडर करना, ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया था, हिस्टेरिसिस लूप फिर उसके बाद फिर थिन लिख दिया था मैंने, यहाँ पर मैंने नॉट मेंशन क्यों। तो आप अगर इसको देखो, हिस्टेरिसिस लूप इज़ नॉट थिन या फिर आप बोल सकते हो नैरो। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो हिस्टेरिसिस लूप होती है वो पतली नहीं होती है, ऑब्वियसली सही बात है, पतली नहीं होती है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के केस में। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो हिस्टेरिसिस लूप होती है वो ज़्यादा मोटी होती है, राइट। आप इसको कैसा समझ सकते हो, हार्ड मैग्नेटिक, आप इसको कैसा याद रख सकते हो, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के केस में हिस्टेरिसिस लूप मोटी होती है, राइट। इसको आप कैसा याद रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटा पर्सन है, कोई मोटे पर्सन को उठाना आपके लिए बहुत हार्ड होगा, कोई पतले पर्सन को उठाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप कुछ ये वाली लॉजिक लगा सकते हो जो कि मैंने बोला, और ये कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ कर सकते हो। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो हिस्टेरिसिस लूप होती है वो मोटी होती है। सिमिलरली सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो हिस्टेरिसिस लूप होती है वो पतली होती है, या फिर आप बोल सकते हो नैरो होती है या फिर थिन होती है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के केस में कोएर्सिव फोर्स ज़्यादा होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के केस में कोएर्सिव फोर्स कम होता है। एप्लीकेशन क्या होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, परमानेंट मैग्नेट, और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो एप्लीकेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल मशीन की कोर। बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इससे पहले हमने बात किया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, मगर मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स का। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो सरफेस पर बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस से। मतलब अगर किसी सरफेस से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा है, किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कम से कम पास हो रही हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें तो यहाँ पर 3 ही मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है सरफेस से, और ये वाली सरफेस से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है। इसका मतलब ये वाले सरफेस पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाले केस में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो कम है तो फ्लक्स लेस है, और ये वाले केस में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा है। जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो वेबर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से, आप इसको भी नोट डाउन कर लो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर हमने बहुत मैग्नेटिज्म के साथ खेल लिया, अभी आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल के ऊपर, फिर उसके बाद बात करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। इलेक्ट्रिकल मटेरियल में बेसिकली आपको 3 टाइप के मटेरियल मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल मटेरियल में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कॉपर के बारे में, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम के बारे में, फिर उसके बाद एक और एक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन, राइट। तो ये 3 मटेरियल के बारे में बात करेंगे, फिर एक और एक मटेरियल है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए या फिर कंडक्टिंग मटेरियल में कुछ खासियत होना चाहिए, तब जाके आप कंडक्टिंग मटेरियल को उठाओगे, अदरवाइज ये कंडक्टिंग मटेरियल को आप नहीं उठाओगे। तो जो कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल सबसे पहले आप देखो जो कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिंग मटेरियल हाईली कंडक्टिव मटेरियल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एक्सेट्रा। सिमिलरली हाईली रेसिस्टिव मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल में आपको 2 टाइप के मटेरियल मिलेंगे, सबसे पहला हाईली कंडक्टिव मटेरियल और दूसरा हाईली रेसिस्टिव मटेरियल। हाईली कंडक्टिव मटेरियल में आपको मिलेगा कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर फिर उसके बाद ये एल्यूमिनियम। कंडक्टिंग मटेरियल में और बहुत सारे मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो सबसे पहला गोल्ड की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है गोल्ड की। फिर उससे कम कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, उससे कम कंडक्टिविटी होती है कॉपर की, और उससे भी कम कंडक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की। तो जो एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है कॉपर की। हम लोग गोल्ड और सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ करते जबकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है दोनों की, गोल्ड और सिल्वर की?
यहाँ पर अगर हम लोग ये गोल्ड और सिल्वर को अगर हम लोग यूज़ करें तो ऐसे केस में जो कॉस्ट जाएगा गोल्ड और सिल्वर को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा चले जाएगा, जो कि अल्टीमेटली अनइकोनॉमिकल होगा। जितने रुपए की हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं बनाएंगे उतने रुपए का तो एक कंडक्टिंग मटेरियल आ जाएगा गोल्ड और सिल्वर का। तो यही रीज़न की वजह से गोल्ड सिल्वर को हम लोग प्रीफर नहीं करते। सिमिलरली कॉपर को हम लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि जो कॉपर है वो हमें आसानी से मिल जाता है और इसका कॉस्ट उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। और ये जो एल्यूमिनियम है उसको हम लोग क्यों नहीं प्रीफर कर रहे कॉस्ट के मामले में? एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉपर और एल्यूमिनियम को कंसिडर करें, कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में हमें खेलना है। तो ये जो गोल्ड और ये जो सिल्वर है इसके बीच में हमें नहीं खेलना है क्योंकि ये हमारी रेंज के बाहर है। कंडक्टिविटी हालांकि दोनों की बहुत सबसे ज़्यादा है गोल्ड की, उससे कम सिल्वर की है, मगर ये दोनों हमारे कॉस्ट की रेंज के बाहर है तो इसको हम लोग नहीं एज्यूम कर सकते। आ जाते हैं कॉपर पे और एल्यूमिनियम पर। जो कॉपर है उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, मगर जो कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। यही रीज़न की वजह से जो कॉपर होता है उसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं एज अ कंडक्टिंग मटेरियल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंडक्टिंग मटेरियल दो टाइप का हो सकता है, हाईली कंडक्टिव मटेरियल और हाईली रेसिस्टिव मटेरियल। हाईली कंडक्टिव मटेरियल में आपको मिलेगा कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। सिमिलरली हाईली रेसिस्टिव मटेरियल में आपको मिलेंगे एलॉयज़। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन एलॉयज़। एलॉयज़ में होता क्या है, जो रेसिस्टेंस का जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ वो बहुत कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेसिस्टेंस का जो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ ये बहुत कम होता है एलॉयज़ के केस में। बाई यूजिंग एलॉयज़ वी कैन रिड्यूस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आप एलॉयज़ को कहाँ पर यूज़ करोगे, यहाँ पर ये जो एलॉयज़ होता है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, और इलेक्ट्रिकल मशीन में भी हम लोग कभी कभी एलॉयज़ को यूज़ करते हैं। ये अगर आप किसी मशीन में अगर एलॉयज़ का अगर यूज़ कर रहे हो ना, तो एलॉयज़ यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि एलॉयज़ यूज़ करने की वजह से जो टेम्परेचर होगा उसका इफेक्ट ना के बराबर में होगा रेसिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये जो एलॉयज़ होता है इसका जो रेसिस्टेंस में जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ साथ वो बहुत कम होता है। तो अगर हम लोग एलॉयज़ को यूज़ करें तो जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं हमारी मशीन, हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग एलॉयज़ का क्यों यूज़ करते हैं। एलॉयज़ को यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि एलॉयज़ की वजह से टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है हमारी मशीन के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो एलॉयज़ का जो रेसिस्टेंस में जो चेंज होता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वो बहुत कम होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोई भी जो कंडक्टिंग मटेरियल है, एनी कंडक्टिंग मटेरियल शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिंग मटेरियल हाईली कंडक्टिव होना चाहिए। सिमिलरली जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो ज़्यादा रेसिस्टिव होना चाहिए कोरोजन के लेके, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल पे जंग वंग नहीं लगना चाहिए, राइट। सिमिलरली जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए ताकि उसको हम लोग ज़्यादा मोड़े वोड़े तो वो टूट ना जाए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आई होप इसके बारे में आपको पता होगा। तो वो प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट दैट इफ़ यू आर यूजिंग कंडक्टिंग मटेरियल फॉर डिज़ाइनिंग एनी मशीन एंड इंस्ट्रूमेंट then that conducting material should have low temperature coefficient of resistance. If temperature increase then there should be less resistance in change. There should be less change in resistance. If conducting material has less temperature coefficient of resistance then efficiency of machine will improve. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट मैंने अभी जो पढ़ा ये भी किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी एसोसिएटेड है कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कंडक्टिंग मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे पहला आपका जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो हाईली कंडक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए। दूसरा आपका जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। कंडक्टिंग मटेरियल आपका ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आप उसके बाद वाला पॉइंट है देखो तो जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो कोरोजन को रेसिस्ट करना चाहिए, उस पर जंग वंग नहीं लगना चाहिए। फिर उसके बाद जो कंडक्टिंग मटेरियल उसकी थर्मल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप देखो अगर करंट अगर ज़्यादा होता है, करंट ज़्यादा होने की वजह से अगर आपका कंडक्टिंग मटेरियल ज़्यादा हीट को अगर टॉलरेट नहीं कर पाया तो ऐसे केस में होगा कि आपकी जो मशीन है उसमें क्या हो सकता है, आग लग सकती है, जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल। तो सिंपल वर्ड में जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को टॉलरेट करना चाहिए, जिसके वजह से होगा क्या, आपकी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होगी वो ज़्यादा मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा।
उसके बाद अगर हम लोग देखें जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। मतलब अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो रेसिस्टेंस में जो चेंज है वो ना के बराबर में होना चाहिए, रेसिस्टेंस में चेंज ना के बराबर में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये सब अगर प्रॉपर्टी अगर हम लोग फुलफिल करते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, तो इसके वजह से होगा कि आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो इंप्रूव होगी। अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होता है और ऐसे केस में अगर रेसिस्टेंस अगर डिक्रीज़ कर जाता है तो होगा क्या, या फिर अगर आप देखो यहाँ पर अगर आप देखो अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो रेसिस्टेंस में जो चेंज है वो कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो यही रीज़न की वजह से किसी भी जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अगर आप ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहे हो, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को आप मार्केट से उठा के ला रहे हो, ये सब प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हुए, तो होगा क्या, आपकी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होगी उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जो रेसिस्टेंस में जो वेरिएशन है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ना के बराबर में होना चाहिए। बेसिकली होगा क्या, अगर रेसिस्टेंस में अगर वेरिएशन होता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, अगर आपका रेसिस्टेंस में अगर वेरिएशन होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, आपकी मशीन में इंक्रीज़ करने लगेंगे लॉसेस इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो गिर जाएगी। लॉसेस की वजह से होगा क्या, आपकी जो किसी भी सिस्टम में अगर लॉसेस हो रहे होते हैं, इसके बारे में मैंने पावर सिस्टम में भी बात किया था, इलेक्ट्रिकल मशीन में भी बात कर रहा हूँ सेम कॉन्सेप्ट के बारे में। किसी भी सिस्टम में अगर लॉसेस होते हैं तो जो सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के बारे में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में हम लोग बात करें, जैसे ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, सिंक्रोनस, फिर उसके बाद अपना 3 फेज इंडक्शन, राइट, डीसी मोटर। तो यहाँ पर अगर आप देखो किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में लॉसेस का मतलब क्या होता है, अगर आपका करंट कंडक्टिंग वायर को स्किप करते हुए कहीं और जगह फ्लो कर गया, अगर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक पाथ को स्किप करते हुए कहीं और जगह फ्लो कर गई, तो ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में आपका हुआ लॉसेस, आपकी मशीन में हुआ लॉसेस। और मशीन में लॉसेस कम से कम होना चाहिए। मशीन में अगर लॉसेस अगर कम होता है, मशीन में अगर आपका लॉसेस कम होता है, तो ऐसे केस में होगा क्या, आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो इंप्रूव करेंगी। जो लॉसेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के साथ। लॉसेस कम तो एफिशिएंसी मशीन की ज़्यादा होगी, लॉसेस अगर ज़्यादा होता है तो एफिशिएंसी मशीन की कम होगी। सिमिलरली पहले वाले कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कॉपर। यहाँ पर ये जो कॉपर का हम लोग जो यूज़ जो करते हैं, ये बेसिकली हम लोग मशीन की वाइंडिंग बनाने के लिए, आप देखे होंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की वाइंडिंग बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर के मटेरियल का। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग की जो 1-2 जो वीडियो है, इसको मैंने 1 आवर तक के रखा हूँ इसका टाइम ड्यूरेशन। हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो कि हमें समझना है, ये रीज़न की वजह से 1 आवर की मैंने रखा हूँ। आगे की जितनी भी जो वीडियो होगी वो आपको 1 आवर की नहीं मिलेंगी, 30 मिनट्स, फिर उसके बाद 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, उससे ज़्यादा की वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया कॉपर, कंडक्टर मेड अप ऑफ कॉपर इज़ यूज फॉर वाइंडिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। सबसे पहले हमें कॉपर के बारे में बात करना है। जैसे कि हमने बात किया था कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे एल्यूमिनियम के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे कार्बन के बारे में। तो जो कॉपर होता है कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टर मेड अप ऑफ कॉपर इज़ यूज फॉर वाइंडिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। कंडक्टर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कंडक्टर जो कि कॉपर का बना होता है, ये बेसिकली, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कंडक्टर जो कि कॉपर का बना होता है, कॉपर कंडक्टर का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अगर आप देखो कॉपर कंडक्टर को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वाइंडिंग। आप अगर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कंसीडर करो, इंडक्शन मोटर कंसीडर करो, राइट, या फिर डीसी मोटर का आर्मेचर कंसीडर करो, तो उस पर आपको क्या मिलेगी, आपको बेसिकली मिलेंगी कॉपर वाइंडिंग। तो जो कॉपर का जो मटेरियल होता है, इसको हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ करते हैं एज अ वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। कॉपर कॉस्ट इज़ नॉट दैट मच हाई एंड इट हैज़ हाई कंडक्टिविटी टू करंट। जो हम लोग कॉपर का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें कॉपर का जो कॉस्ट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और जो कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है करंट को लेके वो भी ज़्यादा होती है। कॉपर हैज़ हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन। जो कॉपर है वो ज़्यादा कोरोजन को ज़्यादा रेसिस्ट करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कॉपर है उस पर ज़्यादा कोरोजन नहीं लगता। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग कॉपर कंडक्टर को यूज़ करते हैं एज अ मशीन वाइंडिंग। सिमिलरली बात कर लेते हैं दूसरे वाले मटेरियल के बारे में। दूसरा वाला जो मटेरियल है वो है एल्यूमिनियम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एल्यूमिनियम का जो मटेरियल होता है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर की टैंक के लिए। ट्रांसफार्मर की जो टैंक है वो किससे बनी होती है, बेसिकली बनी होती है एल्यूमिनियम से।
जो कंडक्टिविटी है एल्यूमिनियम की वो कम होती है कॉपर से। हाउएवर एल्यूमिनियम इज़ ईजिली अवेलेबल दैन कॉपर। जो एल्यूमिनियम होता है वो आसानी से मिल जाता है कॉपर के कंपैरिजन में। कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लेस देन कॉस्ट ऑफ कॉपर। जो एल्यूमिनियम का जो कॉस्ट होता है वो कॉपर के कॉस्ट के कंपैरिजन में कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एल्यूमिनियम का जो कॉस्ट होता है वो कॉपर के कॉस्ट के कंपैरिजन में कम होता है, मगर एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन ऑर्डर टू कीप रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, मैं आपको दो वायर दे रहा हूँ, एक एल्यूमिनियम का वायर और दूसरा दे रहा हूँ मैं आपको कॉपर का वायर। इन ऑर्डर टू कीप रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेम, जो रेसिस्टेंस जो कॉपर और जो एल्यूमिनियम है दोनों का अगर आपको रेसिस्टेंस अगर सेम रखना है, देन वी नीड टू कीप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम मोर देन कॉपर। तो ऐसे केस में जो एल्यूमिनियम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हमें ज़्यादा रखना होगा, किसके कंपैरिजन में? कॉपर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर आप देखो, फॉर सेम रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर का अगर आप सेम रेसिस्टेंस चाहते हो तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एल्यूमिनियम का वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, वहाँ से मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हमें रेसिस्टेंस अगर सेम रखना है कॉपर का और एल्यूमिनियम का, तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है? फिर रेसिस्टेंस सेम रखने के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का हमें क्या करना होगा? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया एल्यूमिनियम का वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मटेरियल में हम लोग एक और एक मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ब्रश, जो कि है कार्बन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल कार्बन क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल कार्बन होता है इसका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं ब्रशेज़ के लिए। अब ये ब्रश क्या होता है, जब मैं आपको डीसी मशीन पढ़ाऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा, ब्रश के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये जो ब्रश होता है इसको हम लोग बेसिकली जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, ब्रश के थ्रू करंट फ्लो होता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ब्रश के बारे में डिटेल में बताऊंगा। कम्यूटेशन प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग ये ब्रश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्रश होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल कार्बन का बना होता है। इलेक्ट्रिकल कार्बन भी बेसिकली कंडक्टिंग मटेरियल होता है, जो कि ग्रेफाइट का बना होता है। पहले हमने बात किया कॉपर के बारे में, दूसरा हमने बात किया एल्यूमिनियम के बारे में, तीसरा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कार्बन के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिकल कार्बन होता है ये भी बेसिकली कंडक्टिंग मटेरियल होता है, जो कि किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। इलेक्ट्रिकल कार्बन हैज़ लेस कंडक्टिविटी इन कंपैरिजन विद द कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये जो इलेक्ट्रिकल कार्बन है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन विद कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिकल कार्बन हैज़ स्मूथ सरफेस देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो इलेक्ट्रिकल कार्बन होता है इसकी जो सरफेस होती है वो बहुत मक्खन जैसी होती है कॉपर और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, और यही रीज़न की वजह से, स्मूथ सरफेस की वजह से, ये जो ब्रश होता है, ये जो कार्बन ब्रश होता है, ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं डीसी मशीन के कम्यूटेटर के ऊपर। जिसके वजह से होता क्या है, स्मूथ सरफेस होने की वजह से होता क्या है कि जो कम्यूटेटर होता है, ये जो ब्रश होता है जो कि कार्बन का बना होता है वो स्टैटिक होता है और उसके ऊपर कम्यूटेटर घूम रहा होता है, राइट। तो कम्यूटेटर बार बार वो ब्रश के कांटेक्ट में आता है और वो जो ब्रश होती है उसकी सरफेस स्मूथ होती है, जिसकी वजह से ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में कोई स्पार्किंग जनरेट नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल कार्बन इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये जो इलेक्ट्रिकल कार्बन है जो कि ग्रेफाइट का बना है, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसके बारे में पता होना चाहिए। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस में होगा क्या, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो होगा क्या, रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो जो रेसिस्टेंस होगा वो डिक्रीज़ करेगा इन केस ऑफ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। मगर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस में क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, और जब हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर हमने चारों मटेरियल के बारे में बात किया। कॉपर को एज अ वाइंडिंग के तौर पर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को ट्रांसफार्मर के टैंक के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया इलेक्ट्रिकल कार्बन के बारे में, जिसको हम लोग ब्रश के तौर पर यूज़ करेंगे डीसी मोटर में या फिर डीसी मशीन में कम्यूटेटर के ऊपर। अभी बात कर लेते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग ये लेक्चर एंड अप करेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मटेरियल तो ख़त्म हो गया, इंसुलेटिंग मटेरियल, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसुलेटिंग मटेरियल अगर नहीं होता हमारे पास तो शायद ही इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। जितना इंपॉर्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल का होता है उतना ही इंपॉर्टेंस हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल का भी होता है। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ यूज इन मशीन टू सेपरेट कंडक्टिंग मटेरियल एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में कंडक्टिंग पार्ट और नॉन कंडक्टिंग पार्ट को सेपरेट करने का काम करता है इंसुलेटिंग मटेरियल, राइट।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, जैसे कि हमने बात किया था कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती है, हाईली कंडक्टिव होना चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होना चाहिए, राइट, और रेसिस्टेंस कम होना चाहिए जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल शुड टॉलरेट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करना चाहिए। इंसुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल शुड भी हाई। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करना चाहिए। अगर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करता है तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर इस इंसुलेटिंग मटेरियल की इंसुलेशन स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इंसुलेटिंग मटेरियल ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका मतलब इंसुलेटर बन जाएगा कंडक्टर और इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा। तो जो इंसुलेशन है उसकी जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिसके वजह से इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर इंसुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर पाए। इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस टू लिमिट करंट। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका जो इंसुलेशन होगा हाई अमाउंट ऑफ करंट को लिमिट कर पाएगा। इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इंसुलेटिंग मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप देखो अगर आपके इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगा। हम लोग चाहते क्या है, दुनिया का कोई भी सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए, चाहे वो इंसुलेशन होने दो, कंडक्टर होने दो, या फिर कोई मैकेनिकल पार्ट होने दो, या फिर कुछ भी होने दो। कोई भी जो चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं उसकी जो मतलब जो हीट टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर पाए, राइट। इंसुलेटिंग मटेरियल शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आपका इंसुलेटिंग मटेरियल अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो होगा क्या, जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज़ कर जाएंगी। इंसुलेशन स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने की वजह से होगा कि आपका जो इंसुलेशन है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इंसुलेशन ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आपका जो इंसुलेशन है वो कंडक्टर का रूप ले सकता है इंसुलेशन ब्रेकडाउन के बाद। तो सिंपल वर्ड में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया तो उसका जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ होगी, या फिर आप बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो कम हो जाएंगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसका मतलब आपका जो इंसुलेशन है ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। 2 पॉइंट किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को लेकर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करना चाहिए। इंसुलेटिंग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और 2 पॉइंट नोट डाउन कर लो, इंसुलेशन रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके इंसुलेटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और लास्ट अगर हम लोग देखें, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मटेरियल बाय विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ, कौन से मटेरियल का यूज़ करते हुए हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल को बना सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल आप बना सकते हो रबर के हेल्प से। इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग बना सकते हैं ग्लास के हेल्प से। इंसुलेटिंग मटेरियल आप बना सकते हो पोर्सिलिन के हेल्प से। इंसुलेटिंग मटेरियल को आप बना सकते हो एपॉक्सी रेजिन के हेल्प से। तो कुछ मटेरियल है, ये मटेरियल का यूज़ करते हुए हम लोग बना सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटर के बारे में हमने इन डेप्थ बात किया है, पावर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने तीनों मटेरियल के बारे में बात किया, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पर हमने मटेरियल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में भी हमने बात किया। अभी आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे लॉस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग अलग अलग लॉस के बारे में बात करेंगे, जैसे फैराडे लॉ हो गया, लॉरेंस लॉ हो गया, फिर उसके बाद अपना लेंजेस लॉ हो गया, फिर उसके बाद अलग अलग लॉ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। यहाँ पर ये लॉ के बारे में हमें स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रिंसिपल को आपको समझना है, तो ये लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड और ज़्यादा लॉ पढ़ने में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो बायो सेवर्ट लॉ, आप पढ़ सकते हो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ, आप पढ़ सकते हो अलग अलग टाइप के लॉ जो कि आपको मिलेगी। और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो, जो कि आपको ये मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाली प्लेलिस्ट में, जिसमें मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग आपको सारे के सारे लॉ मिलेंगे। मगर जो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो लॉ हमें जो रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल फैराडे लॉ लगेगा, आपको लेंजेस लॉ लगेगा और लॉरेंस लॉ लगेगा। ये 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए।
फैराडे लॉ लगेगा आपको ट्रांसफार्मर समझने के लिए, इंडक्शन मोटर समझने के लिए। सिमिलरली अब आप ये जनरेटर समझने के लिए। फिर उसके बाद ये जो लॉरेंस लॉ है वो आपको लगेगा डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए।